नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। ट्रंप, जिन्होंने एक ऐसा बोर्ड बनाया है जिसको लेकर दुनिया के कई मुल्क अब एक बार फिर दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस जो संगठन बनाया गया है, क्या वैश्विक स्तर पर कोई मान्य संगठन की उपाधि ले पाएगा, या फिर जिस तरह के नियम कायदे इसमें ट्रंप ने बनाए हैं वो क्या इसे एक निजी संगठन के तौर पर तो पेश नहीं करते। जिस तरह के नियम कायदे उन्होंने बनाए हैं, क्या वो खुद इस पर अपना प्रभुत्व तो नहीं रखना चाहते। जिस तरह के देशों को निमंत्रण दिया गया, जो देश इसमें शामिल हुए, जो देश अभी तक इस पर अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे में क्या ये अपने आप को संयुक्त राष्ट्र की जो परिषद है उसके सामने उसके पैरेलल अपनी एक नई व्यवस्था खड़ी करने की ट्रंप की कोशिश तो नहीं है। इन सबको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। हम उन सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करुणी सिंह जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर कपिल आनंद जी हमारे साथ फिलहाल इस चर्चा का हिस्सा हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर क्रांतेश कुमार सिंह जी भी कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। करुण सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, ट्रंप जिस तरह के पिछले कुछ दिनों से नोबेल को लेकर उनकी जो चाहत रही है, उन सबके बीच अब उन्होंने जो बात कही है कि वो बोर्ड ऑफ पीस बना रखे हैं, और उनका ये कहना है कि ये एक पैरेलल ऐसा सिस्टम खड़ा होगा जो ना सिर्फ गजा, हालांकि गजा की शुरुआत वो कह रहे हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, वहां पर जमहूरियत को वापस लाने के लिए जो भी पैसा खर्च होगा वो इसी के जरिए खर्च होगा, और जो संगठन का काम है वो वहां पर उसको वापस पटरी पर उस देश को लेकर आना है। लेकिन ये सिर्फ वही नहीं रुकेगा, ये बाकी देशों में भी काम करेगा। एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए प्रभात जी, कुछ हफ्ते पहले ट्रंप ने ये कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विश्व में शांति और स्थायित्व का दायित्व पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे आगे आना पड़ रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल के संयुक्त राष्ट्र संघ की 60 एजेंसी से अमेरिका को विड्रॉ कर लिया कि अमेरिका इनमें हिस्सा नहीं लेगी और इनको पैसा भी नहीं देंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 60 एजेंसी से विड्रॉ करना ये अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए अच्छी स्थिति नहीं थी। फिर वो गाजा को लेके लंबे समय तक शांति प्रयास कर रहे थे। फर्स्ट फेज था, वो समझौता किया था 20 पॉइंट को लेके, वो भी ज्यादा सफल नहीं हो रहा था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा अमेरिका ने बोर्ड ऑफ पीस बनाने का, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से मैंडेट ले लिया। सुरक्षा परिषद का जो मैंडेट है वो यह है कि 2027 तक रहेगा, ये टेम्परेरी रहेगा और गाजा में शांति स्थापित करेगा। लेकिन उसका जो इन्होंने चार्टर बनाया उसमें सिर्फ 13 आर्टिकल हैं, उसमें एक में भी गाजा का नाम नहीं है। उसमें यह है कि बोर्ड ऑफ पीस होगा, वो ट्रंप उसके इंचार्ज होंगे, और ट्रंप चाहे उसको बाद में वो अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, और फिर उसके नीचे एक होगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। उसमें ट्रंप ने अपने आदमियों को, जो मिडिल ईस्ट के दूत हैं, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं, ट्रंप के जवाई हैं, इस तरह के बहुत से लोगों को ले लिया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। वो इम्प्लीमेंट करेंगे ट्रंप के इंस्ट्रक्शन में। अमेंडमेंट किस तरह से होगा, किसको इनवाइट करेंगे, ये ट्रंप खुद डिसाइड करेंगे। और उसमें ये कहा गया कि जो परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है 2027 तक नहीं होगा, परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं वो $1 बिलियन इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, तब हम बनाएंगे। तो इन्होंने लगभग ऐसा कहते हैं कि 60 देशों को निमंत्रण भेजा। 60 देशों में कुछ देशों ने रेस्पॉन्ड किया और बहुत से देशों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया, और जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र थे उन्होंने भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। और जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने दावोस में जिस तरीके से बोला, बिना अमेरिका का और ट्रंप का नाम लिए, ट्रंप इतने मुझे लगता है कि रिएक्टिव हो गए कि उन्होंने उनको लेटर लिख के कहा कि मैं आपको जो न्योता दिया था उसको विड्रॉ करता हूं। ये तो एक बच्चों का सा खेल हो गया। इस तरह से किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसा करे तो उससे जब आगे बढ़े
तो पुतिन है उन्होंने इनके लिए एक डिप्लोमेटिक ट्रैप क्रिएट कर दिया, क्योंकि बिलियंस डॉलर हैं वो रशिया के इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि मैं मेंबर तो बनना चाहता हूं, बन जाऊंगा, लेकिन वो $1 बिलियन हमारा पैसा ब्लॉक किया हुआ है बाइडेन के टाइम में, उसको रिलीज कर दो। अब रिलीज करेंगे तो केवल 1 बिलियन नहीं होगा, जो बहुत से 30-40 बिलियन कितने हैं वो सब रिलीज करने पड़ेंगे। तो उधर वो उस ट्रैप में फंस गए कि क्या रशिया का जो ब्लॉक किया हुआ पैसा उसको वो रिलीज करें, और अगर रिलीज करते हैं तो अमेरिका में जो एंटी रशिया लॉबी है वो बहुत नाराज हो जाएगी, वहां कंट्रोवर्सी हो जाएगी। खैर ये तो पुतिन का ट्रैप है। अब आगे क्या हो, तो विशेष रूप से जो मुस्लिम कंट्री हैं मिडिल ईस्ट के, विशेष रूप से जो डायरेक्ट अफेक्ट हो रहे हैं पैलेस्टाइन इजराइल इश्यू से, वो ये चाहते हैं किसी भी हालत में शांति की स्थापना हो। तो वो ये डेस्परेट हैं कि पीस हो जाए तो अच्छा है। दूसरा ये है कि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर कंट्री हैं वहां एक व्यक्ति का है शासन है, वहां उस तरह का नहीं है जैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। तो उनको ये भी भय है कि अगर हमने ट्रंप का साथ नहीं दिया तो हमारे को वो सत्ता से हटाने का आंदोलन भी चलवा सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट के और जो इस्लामिक कंट्री हैं उनके दोनों के 2 कंपल्सन हो गए, और उन्हीं दोनों कंपल्सन की वजह से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब भारत का, चीन का, इनका क्या रुख होता है? भारत का रुख मुझे लगता है कि कोई सकारात्मक नहीं होगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये ओपन एंडेड है जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं। और ओपन एंडेड इस रूप में है कि केवल ऐसा नहीं है कि गाजा का तो नाम ही नहीं है उसमें, तो इसका मतलब पूरी दुनिया पे वो अप्लाई करना चाहते हैं, और उस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो हर देश अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता को लेके बहुत आशंकित है कि ट्रंप जिस दिशा में जा रहे हैं, किसी भी देश की संप्रभुता में और स्वतंत्रता में ये हस्तक्षेप कर सकते हैं बोर्ड ऑफ पीस के नाम से। ओवर गलत एग्जांपल भी एक सेट होगा। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर कपिल जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल जी, मस्क का एक बयान सामने आया है, उनका कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस तो बना दिया, लेकिन ये पीस कौन सा वाला है, PEACE वाला या फिर PIECE वाला? एक तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है। अब तक जिस तरह के उनके रिश्ते रहे हैं, बीच में रिश्ते सुधरे भी हैं, जब दोस्त ही उनके ये कह रहे हैं तो क्या कहा जाए? ये जो बना रहे हैं ये कोई संस्थागत शांति संगठन की कोई प्रक्रिया है, या फिर ये एक अपनी कोई पर्सनल डिप्लोमेसी है, उसका विस्तार कर रहे हैं ट्रंप? सर, आपने जो प्रश्न किया है सर, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रासंगिक भी है। आज के समय के अंदर दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं और उन देशों में जो अमेरिका के खासतौर से दोस्त हैं, उनको भी ये जो बात जो ट्रंप साहब ने की है ये उनको पसंद नहीं आई सर। एक्चुअल में क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो अमेरिका के अब तक जितने भी राष्ट्रपति मैंने देखे हैं, मतलब कि मेरा जन्म जब से हुआ तब से लेकर आज तक अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ जैसे ट्रंप साहब हुए। ट्रंप साहब अपने फैसले इतना जल्दी लेते हैं, इतनी जल्दी बदलते हैं, उनमें परिवर्तन करते हैं, ना जाने ये पूरी दुनिया के अंदर क्या ही लाना चाहते हैं। आप देखिए सर कि भारत की यदि अपन बात करें, या मैं चीन की बात करूं, या मैं रूस की बात करूं, रूस के राष्ट्रपति ने तो क्लियर कट कहा है कि भाई मैं अपने रणनीतिक साझेदारों से बातचीत करने के बाद में कोई फैसला करूंगा। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं सर, जो मुझे लगता है और जो मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ाता हूं और जो मेरी सोच है, वो ये लगता है कि भारत की विदेश नीति हमेशा संप्रभु राष्ट्रों के प्रति जो सहयोग की रही है, हम हर राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और अगर हमारी नजर हमारी विदेश नीति के नजर से अगर हम देखें तो आप देखिए कि हमारे संबंध इजराइल के साथ में भी बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंध जो है फिलिस्तीन के साथ भी बहुत अच्छे हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई दुनिया के सभी देश जो है वो अपनी संप्रभुता के साथ शांतिपूर्ण तरीके से वो रहें, वो शांतिपूर्वक तरीके से रहें। आप चीन की भी बात करें तो चीन ने तो क्लियर कट कहा है, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार जो हैं और उनके जो मंत्री वगैरह जो हैं, उनका ये मानना है कि अगर ये संगठन आ गया, ये बन गया, पूरी तरीके से सफल हो गया, तो ये तो यूएन को ही चैलेंज कर देगा। और अगर यूएन को चैलेंज कर दिया तो आप ये देखिए कि जो ट्रंप साहब हैं, ये तो पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी प्रभुसत्ता को लाना चाहते हैं। ये तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। इनके जो खास जो मित्र हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, उन्होंने भी जो है पूरी तरीके से इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया है। और वो जो है यूएन के अंदर जो है वो अपना जो जिसको अगर हम कहते हैं कि सर वीटो पावर रखते हैं, वो
और वीटो पावर रखने वाले देश भी जो इनके साथी जो सहयोगी हैं, जो शुरू से इनके साथ में इनकी हाँ में हाँ बोलते आ रहे हैं, उन्होंने भी जो है इस चीज को मना किया है। तो मेरा कहने का सर सीधा सीधा जो है उत्तर यही है कि अभी आप देखिए सर कि अभी परिस्थितियां बहुत सारी बदलेंगी। ये कोई इतने बड़े फैसले पूरी दुनिया को जो है संचालित करने के लिए, पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जो फैसले लिए जाते हैं बहुत शांतिपूर्वक लिए जाते हैं। वो फैसले बहुत तेज गति में नहीं लिए जाते। जी सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोशिशें की जा रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि खुद का एक प्रभुत्व ज्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है और अपने देश के नागरिकों को खुश करने से ज्यादा मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ अपने समर्थकों को खुश करने की जो उनकी रणनीति है वो ज्यादा इसमें हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए दुनिया है, दुनिया खुद अपनी संप्रभुता को देखती है, जैसे करोड़ी सिंह जी ने कहा। अभी हमारे साथ शांतेश कुमार जी भी जुड़ गए। शांतेश जी, अगर आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लें तो मुझे लगता है कि आपका वीडियो ज्यादा प्रॉपर आएगा, अगर आप रोटेट कर लें और रोटेशन ऑन करके इसको। जी बिल्कुल। शांतेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर शांतेश कुमार सिंह जी। शांतेश जी, क्या लगता है आपको जो ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर, ये पीस के नाम पर आपको नहीं लगता कि पावर डील्स करने की कोशिश की जा रही है? आप थोड़ा सा पीछे होकर बोले, आपका फोरहेड कट रहा है, ताकि आपका पूरा फेस आए। जी जी। निश्चित रूप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सब अनभिज्ञ हैं कि पिछले एक साल में डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अलग अलग तरीके से कारनामा दिखा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। हम सब क्या सभी एंटरटेन कर हो रहे हैं बेसिकली, और वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। अपने मोबाइल को थोड़ा सा और पीछे की तरफ किया ताकि आपका पूरा फेस नजर आए। अभी कुछ फेस आपका पूरा दिख नहीं रहा, आप अच्छा थोड़ा पीछे की तरफ झुका लें आप ऊपर से उसको। हाँ राइट, थैंक यू जी, कंटिन्यू प्लीज। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा एक रणनीति है, मैं इसको कहता हूं ये दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, बेसिकली दूसरे तरीके की राजनीति, एक कूटनीति कह सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का काम करने का पूरा तरीका ही बहुत अलग है। वो क्या किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका पूरा प्लान है, ऐसा उनको पता नहीं है, सब कुछ पता है। वो पहले भी 4 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या उनका ये अवतार पिछले टर्म में नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। उन्होंने वो काम नहीं किया जो आप कर रहे हैं। तो वो एग्रेशन क्या है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता का नब्ज जो है टटोल रहे हैं और देख रहे हैं कि उनके साथ जनता खड़ी है कि नहीं। आप देखिए पूरा अमेरिका उनके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में समर्थन कर रहा है। जिस तरह से पूरे देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अगर बात करूं, सबसे बड़े प्रोटेक्टर किस चीज के थे? डेमोक्रेसी के। पूरी दुनिया का नेता कौन था? पूरी दुनिया को लेकर चलने वाला कौन सा देश था? अमेरिका था। आज स्थिति क्या हो रही है? हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे किसी भी मुद्दे का आप हमारे अगेंस्ट है तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। चाहे वो टैरिफ हो सकता है, आपके खिलाफ बाइकआउट कर सकते हैं, आपके खिलाफ हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बाइकआउट कर सकते हैं, आपके खिलाफ प्रपोजल ला सकते हैं, मतलब अलग अलग फॉर्म में। उनके वो देश जो सबसे क्लोज देश थे, फॉर एग्जांपल इंडिया हैव ऑलवेज बीन क्लोजेस्ट एलाई ऑफ यूएस लास्ट 20 इयर्स। हम कहते हैं नेचुरल एलाई। नेचुरल एलाई का मतलब हमें एलाई बनने की जरूरत नहीं है, हम नेचुरली एलाई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पिछले कोई 1 साल में? आप देखिए इंडिया को कैसे वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं वो इंडिया को इंटेंशनली दूर करना चाहते हैं। इंडिया को वो धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, दबाव में डालना चाहते हैं कि आप हमारी शर्तों हमारे साथ रहिए। आप ये मत करिए आप ऑटोनोमस की राइट अमेरिका के पास है, आपके वो राइट नहीं है, क्योंकि अमेरिका इज द बॉस। रियल बॉस दुनिया का कोई है तो अमेरिका है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही जो ड्रामा पूरा फैला रखे हैं चारों तरफ, उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जो भी करिए वो अमेरिका से पूछ के करिए, अमेरिका के हिसाब से करिए, अमेरिका के खिलाफ जाकर बिल्कुल काम मत करिए। और करेंगे नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जितने मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुपक्षीय जो प्लेटफॉर्म्स कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का ही था। वन ऑफ बिगेस्ट मतलब प्लेयर था। आज उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को चैलेंज कर रहा है और बार बार कर रहा है कि नहीं हमारा कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कोई लगाव नहीं। आप देखिए 60 से ज्यादा एजेंसी से अपने आप को बाहर कर लिए। मतलब he has withdrawn its membership, active membership from more than 60 एजेंसीज ऑफ यूएन। बहुत बड़ी बात है संयुक्त राष्ट्र संघ से विड्रॉ। हाँ, चार्टर से बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि पता है चार्टर से बाहर नहीं हो सकता क्योंकि फाउंडेशनल मेंबर है, तो चार्टर से बाहर नहीं हो सकते। लेकिन जो बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं कहीं कहीं एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ यूएन है। यूनाइटेड नेशंस के बराबर कहीं कहीं उनको चैलेंज देने के लिए एक नया बोर्ड ऑफ पीस बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है, चुनौती खड़ी हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में सवाल ये उठता है कि वैश्विक कम्युनिटी कैसे देख रही है? मतलब वो देश जिनको ट्रस्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं को, जो स्मॉलर कंट्रीज है, मिडल पावर प्लेटफॉर्म, तो जो बहुपक्षीय तमाम प्लेटफॉर्म से उनसे बहुत लगाव है। तो ऐसी स्थिति में ये है कि क्या वो जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं उनके पीछे खड़े रहेंगे? आप देखिए बोर्ड ऑफ पीस पे है, या जहां पे कुछ
समस्याएं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ये इंटरनली बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो पीछे आके खड़े हो गए हैं डिफरेंट फॉर्म्स में। आप 30 से ज्यादा देश बोर्ड ऑफ स्टडीज में एक्सेप्ट कर लिए, 9,000 करोड़ रुपए आपको देना है। बीइंग अ रेगुलर, बीइंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ पीस, यू आर सपोज टू गिव 9,000 करोड़ रुपीज। जबकि मेजर देश, जैसे आप चाइना ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, जितने ब्राजील ले लीजिए, जितने बड़े पावर्स है, वो जो राइट कर रहे मिडिल पावर्स है, वो अभी जल्दबाजी में नहीं है। इवन यूरोपियन यूनियन के बहुत जो मेजर एक्टर्स है, वो जल्दबाजी में नहीं है। वो ये क्या है, बोर्ड ऑफ पीस क्या है, बड़ा सवाल है जी। हाँ हाँ चलिए, करुण सिंह जी, क्या लगता है आपको जो इस तरह के नियम इन्होंने बनाए हैं? देखिए, जब भी जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जरूरत आन पड़ी थी कि एक दूसरे के देशों में कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो न्यूट्रल रहते हुए वहां पर शांति स्थापित करे, वहां पर एक दूसरे से बात करे, एक दूसरे देशों में उसकी कोई ना कोई शक्तियां ऐसी हो जिनका इस्तेमाल शांति बनाए रखने के लिए और वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए किया जाए। एक नया पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नियम उन्होंने अपने चार्टर में लगाए हैं कि चाहे वो राष्ट्रपति रहें या ना रहें, वो ही उसके सर्वे सर्वा रहेंगे। इसके अलावा जब तक उनको हटा नहीं सकते, 2 या 3 जो भी उन्होंने चार्टर में रखा है, वो तब तक हटेंगे नहीं। ये जो नियम कायदे रखे हैं, क्या लगता है आपको कि इन हालात की वजह से ही भारत अभी जिस मुद्रा में है, उस मुद्रा में उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, या फिर ये कहें कि एक बैक चैनल एंगेजमेंट हमको रखनी चाहिए उससे, ताकि ये देखा जाए कि वेट एंड वॉच, आगे क्या होता है हम उस हिसाब से कदम उठाएं? क्या भारत का रुख रहना चाहिए इसमें? देखिए प्रभात जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो जो बोर्ड ऑफ पीस बना उसकी इफेक्टिवनेस और भारत का दृष्टिकोण। जहां तक बोर्ड ऑफ पीस के इफेक्टिवनेस का सवाल है, वो कभी भी यूएन का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। हाँ, यूएन को कमजोर जरूर कर सकता है, क्योंकि प्रभात जी, जो भी कोई संगठन बनता है, चाहे वो लोकल लेवल पे भी बने, उसमें 4 बड़े कंपोनेंट होते हैं। एक तो उसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। दूसरा ये कि उसका लीगल फ्रेमवर्क किस लीगल फ्रेमवर्क में बन रहा है, क्या है। तीसरा इंस्टीट्यूशनल ढांचा होता है, और चौथा फाइनेंसेस होते हैं। और इन चारों ही कैटेगरीज में जो बोर्ड ऑफ पीस बना बहुत ही एम्बिगुअस है, बहुत ही स्केची है। लेकिन जो इन्होंने कहा है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नीचे जो इसमें चार्टर में नहीं कहा है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो पैलेस्टाइन गाजा में जो बनना है, वो 2 और इंस्टीट्यूशन होंगी। एक तो स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसमें अपने मेजर जनरल को किसी को इंचार्ज बना दिया है, और वो स्टेबलाइजेशन फोर्स में अलग अलग देशों की फोर्सेस को लेके वहां स्टेबिलिटी स्थापित करेंगे। दूसरा ये है कि एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल लेवल का गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन बनाई है। उसमें कोई पैलेस्टाइन का पुराना डिप्टी मिनिस्टर है, टेक्नोक्रेट है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, उसको अली को इंचार्ज बना दिया है। तो ये दोनों ही जो लोकल लेवल पे शांति स्थापना करना चाहते हैं, जिनके थ्रू, तो अभी गाजा की स्थिति स्पष्ट नहीं है। आधा अभी भी इजराइल के कंट्रोल में है, आधे पे प्रैक्टिकली हमास का अभी भी प्रभाव है। तो वहां किस तरह से स्टेब्लिश होगा। लेकिन प्रभात जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो वास्तव में शांति चाहते हैं, ट्रम्प जो ये कहते हैं कि मैं सेफर, रिचर, पीसफुल दुनिया बनाना चाहता हूं, अगर वो गाजा में भी पीसफुली कुछ करना चाहते हैं, तो पहला जो कोर इश्यू है, वो पैलेस्टाइन को स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करें। और दुनिया के 4/5 देशों ने उसको ऑलरेडी जनरल असेंबली में रिकॉग्नाइज कर चुका है। तो मुझे लगता है कि यह इजराइल और अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी है कि जो यूएन की जनरल असेंबली ने पैलेस्टाइन को स्टेट मान लिया है, उससे निकाल के कंफ्यूजन क्रिएट करना है। अब दूसरा जो भारत वाला सवाल है, देखिए भारत की नीति में एक मेजर शिफ्ट, अगर मैं कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। भारत अब चाहता है कि एक तो यह है कि हम अपने आंतरिक जो सामर्थ्य है उसको मजबूत करें। और अभी दावोस में जो भारत की भूमिका रही, भारत के जो मुख्यमंत्री गए अलग अलग राज्यों के, भारत की जो कंपनीज हैं उनके सीईओज गए, और भारत क्या कर रहा है, भारत की पोटेंशियल क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, अचीवमेंट क्या है, उनको डिस्प्ले किया। और भारत में इन्वेस्टमेंट कैसे आ सकता है, केवल इतना फोकस रहा भारत का। तो भारत चाहता है कि आंतरिक सामर्थ्य डेवलप करें। उसको लेके अलग से बड़ी डिबेट हो सकती है कि हम इस तरीके से क्या आंतरिक सामर्थ्य बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। दूसरा यह कि भारत बाइलेटरलिज्म पे फोकस कर रहा है। बाइलेटरलिज्म, एक तो एक देश के साथ दूसरे देश के साथ, दूसरे अलग अलग संगठनों के साथ।
जैसे यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि हम इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह से जो सेंट्रल अमेरिका, वहाँ का सिका ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे विदेश मंत्री वहां जा चुके हैं उसके साथ। तो अब भारत जो जिस तरह से जो रीजनल संगठन है उनकी लीडरशिप भारत को देनी चाहिए, उससे भारत हट रहा है। देखिए, सार्क प्रैक्टिकली डेड हो गया है, बिम्स्टेक इनअफेक्टिव हो गया है, क्वेड लगभग इनअफेक्टिव होता जा रहा है। भारत के चेयरमैनशिप में होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ट्रंप आएंगे। और उसका जापान ने एक अल्टरनेटिव भी निकाल लिया है कि सिक्योरिटी ट्रायंगल बनाएंगे। जो जापान के राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने कहा है उसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया रहेंगे। भारत को आइसोलेट कर दिया है इंडो पैसिफिक के। तो भारत जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहता है। ब्रिक्स की अभी जो मेरीटाइम जो नेवल एक्सरसाइज हो रही है, अफ्रीका और दूसरे देशों सभी हैं ब्रिक्स के देश, भारत उसमें भी नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत अपने आंतरिक सामर्थ्य बढ़ाने के लिए बाइलेटरलिज्म पे फोकस कर रहा है, और बाइलेटरलिज्म से अमेरिका की जो टैरिफ आ रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट न हो, उसको हम डाइवर्ट करें अपने ट्रेड प्रमोशन के साथ। ये भारत की स्ट्रेटेजी है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, भारत उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, चाहे वो यूक्रेन का हो, पैलेस्टाइन का हो, या और कहीं का कोई भी इश्यू हो। भारत ये चाहता है कि इनमें केवल हम एक सामान्य स्टेटमेंट दें कि अपनी समस्याएं हैं वो डायलॉग से, डिप्लोमेसी से। तो भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत बोर्ड ऑफ पीस को किसी भी रूप में ज्वाइन करेगा। न अभी भारत का दृष्टिकोण है, न भविष्य में भारत ज्वाइन करेगा। ये भारत की जो पॉलिसी है और भारत का जो दृष्टिकोण है उसमें फिट नहीं बैठता है। आपने सही कहा। देखिए, कोई भी फैसला जो लिया जाएगा तो सिर्फ एक उसका अकेला राजनयिक दृष्टिकोण ही नहीं होता, सामरिक दृष्टिकोण भी होता है, व्यापारिक दृष्टिकोण भी होता है। हर नजरिए से भारत को फैसला लेना है। डॉक्टर कपिल, आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, बोर्ड ऑफ पीस का जो अभी, या फिर जो ट्रंप की जो आइडियोलॉजी अभी तक आपको नजर आ रही है, या जो हम अभी तक समझ पा रहे हैं, या सिर्फ ये वेस्टर्न इंटरेस्ट पर फोकस्ड आपको नजर आ रही है, कि ये लग रहा है कि हो सकता है कि कभी ग्लोबल साउथ या बाकी जो देश हैं दुनिया में, जो बाकी चीजें चल रही हैं, उन पर भी इसका फोकस रहेगा, या फिर आपको सिर्फ इसमें वेस्टर्न इंटरेस्ट ही नजर आ रहा है? सर, अभी इस विषय पर कोई भी बात कहना सर जल्दीबाजी होगी सर, क्योंकि सर जो ट्रंप है सर, वो अपनी बात जो है, क्योंकि देखिए, मैं अक्सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहता हूं कि हर राष्ट्र जो है कुछ भी करता है वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए करता है, और निश्चित रूप से अमेरिका का राष्ट्र हित इसके अंदर जुड़ा हुआ है। और अमेरिका के साथ जो भी देश आएंगे, चाहे वो वेस्टर्न के होंगे, चाहे वो एशिया के होंगे, ग्लोबल साउथ के होंगे, कहीं के भी होंगे, वो उनके लिए कुछ ना कुछ तो सर जरूर करेगा, क्योंकि वो दिखाना यह चाहता है, इस वक्त भी वो ये दिखाना चाहता है कि मैं ही सिरमौर हूं। और कुछ फैसले सर जल्दीबाजी के अंदर जो लिए जाते हैं, वो फैसले जो है नुकसानदायक भी साबित होते हैं। मैं कुछ बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अभी जैसे करोड़ी सर ने जो बहुत अच्छी बातें बोली, मैं सर का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। और भारत के संदर्भ में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं सर। आप देखिए कि सर इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात है, टेररिज्म की बात है, ग्लोबल साउथ के जो है वो डेवलपमेंट की बात है। इनके ऊपर विशेष रूप से सर फोकस होना चाहिए। और हमारी जो विदेश नीति है सर, वो विदेश नीति इन विषयों के ऊपर काम कर रही है। और अगर यूएनओ के नजरिए से अगर मैं बात करूं, तो अब तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अभियान हुए हैं, सैन्य अभियान हुए हैं, उसमें भारत ने शांति के लिए ज्यादातर मामलों के अंदर अपना सपोर्ट किया है सर, सहयोग किया है। तो मुझे अभी सर कोई इस विषय पे कोई बड़ी बात कहना जल्दीबाजी लगता है। अभी सर समय को देखना चाहिए, समय की धार को देखना चाहिए। अभी धीरे धीरे सारे रुख क्लियर होंगे कि इससे कहां कहां जुड़ाव होगा। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल। प्रोफेसर शांतेश जी, क्या लगता है आपको, किसी से कोई परमिशन ना लेना, ना यूएन को लेकर कोई इसमें सहमति नजर आती है, ना स्टेट डिपार्टमेंट, ना फिर कांग्रेस, किसी से कोई सहमति नहीं लेना और इसको एक पर्सनल एजेंडे के तौर पर सामने लेकर जाना, क्या आपको लगता है कि इसी वजह से आने वाले वक्त में ये एक तरह से अपन कहते हैं ना कि हम यहाँ की भारत की भाषा में कहते हैं कि फुस्सी फटाका ये निकल कर सामने आएगा, या फिर लग रहा है कि अभी उम्मीद की जा सकती है, हो सकता है कि
जिस तरह के हालात और जिस तरह का जवाब उनको बाकी देशों से मिल रहा है, उसमें चार्टर में कुछ चीजों को जोड़ा जाए, कुछ चीजों को घटाया जाए, तो उसमें कुछ बदलाव करने की गुंजाइश आपको नजर आती है? देखिए, निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण विषय ये है ना कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये व्यक्तिगत एक तरह से सोच की उत्पत्ति है, बोर्ड ऑफ पीस। इसमें अमेरिकन सिस्टम का क्या रोल है? कुछ नहीं। हाँ, वहां प्रेसिडेंट ऑटोनोमस होता है और प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का हेड कर रहा है, गवर्नमेंट को हेड कर रहा है। तो निश्चित रूप से वो जो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, कहते हैं ना, हम डमरू बजाएंगे, बाकी लोग उस पर नाचे, वो वाली स्थिति है। यहाँ जितने आप देखेंगे स्मॉल कंट्रीज हैं, वो उनके पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको फायदा लेना है, क्योंकि मेजर पावर है, कहीं न कहीं कुछ पुश कर देगा तो थोड़ा फायदा हो गया। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान को क्या लेंगे, थोड़ा भी मिल जाए तो वो उसी में खुश जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, कुछ तो मिल गया, जो मिला। लेकिन भारत जैसा जो जिम्मेदार देश है, जो इतने सालों से प्रगति कर रहा है, आज इस स्थिति में आके खड़ा हुआ, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका एम बेसिकली फॉर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में बनने का है, वो इतना जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति बहुत फॉर्मल डिस्कशन हुआ, पूरा स्ट्रक्चर बना है। बोर्ड ऑफ पीस जो है, किसी तरह से भी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है। बस डोनाल्ड ट्रंप बैठे उनकी टीम के साथ कि हाँ, ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, और फिर बात बोले, सबको निमंत्रण बोल दो। तो इससे ना लेटर ऑफ इंटेंट भेजे, ये नहीं मेंबरशिप है, दिस इज लेटर ऑफ इंटेंट, कि आपकी इच्छा है ज्वाइन करने का, ये ज्वाइन करिए, और लेकिन कंडीशंस है, आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट करना है वो गाजा है। सवाल ये उठता है, गाजा को लेके कौन से देश ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, जो सामने आके खड़े होना चाहते हैं। गाजा की स्थिति क्या भारत ने किया, क्या चाइना ने किया, क्या रशिया ने किया? बिल्कुल नहीं किया। तो वो देश वहां जाके क्यों एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? वो तो इंटरेस्ट अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्व है इजराइल के थ्रू। इजराइल अगर इन्वॉल्व है, इजराइल इज क्लोजेस्ट एलाइ, सबको दुनिया को पता है कि आज सबसे बड़ा कोई माध्यम मिडिल ईस्ट में है अगर अमेरिका का, तो इजराइल है। तो इजराइल में अमेरिका चाहता है शांति स्थापित हो, ऐसी स्थिति में जब ऑलरेडी गाजा कमजोर पड़ चुका है। आप गाजा में कुछ है ही नहीं है, तो वहां पे दिखावा करने के लिए शांति स्थापना होगा। आप ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ में खुद एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जा सकती है, शांति स्थापना के लिए प्रयास किया जा सकता है, ग्रेटर प्लेटफॉर्म पे तमाम कंट्री बैठ सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ पीस की क्या जरूरत है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो अपने हिसाब से दुनिया चलाना है। वही बताना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व वहीं तक है जहां तक मैं चाहता हूं, मैं जानता हूं। तो कहने का मतलब, चाहे जो देश है दुनिया में, वो करें जो हम चाहते हैं, लेकिन बता दो ये होने वाला नहीं है। जितने मेजर पावर्स हैं, मिडिल पावर्स हैं, जो राइजिंग इमर्जिंग पावर्स हैं, वो कभी इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से दिखावे के लिए कुछ अभी शामिल भी होंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चल के सस्टेन नहीं करेगा, उसी आपस में बगावत हो जाएगी, बाहर निकल जाएंगे। जी, आपने ये बात सही कही है। देखिए, अभी सब मौका देख रहे हैं कि कौन क्या स्टैंड लेता है, लेकिन जाहिर तौर पर कोई भी मन से तो ये नहीं चाहेगा कि उसकी संप्रभुता को किसी तरह का कोई खतरा हो और ऐसा कोई संगठन खड़ा हो जिस पर कोई लगाम नहीं हो, जिस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं हो, जिसके नियम कायदे निजी हितों को सामने रखकर बनाए गए हो। तो मुझे लगता है कि बोर्ड ऑफ पीस नहीं, बोर्ड ऑफ पावर की बात चल रही है और शांति के नाम पर भ्रांति फैलाई जा रही है। असल में कोई और ही क्रांति करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है ट्रंप। तो देखना होगा। है, भारत ने जो स्टैंड है, उम्मीद की जा सकती है भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में जाहिर तौर पर अपनी संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए, अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए, हर देश को करना भी यही चाहिए है। लेकिन इसका असर क्या होगा बोर्ड ऑफ पीस, क्योंकि अगर ये सफल होता है तो आने वाले वक्त में कई नई चुनौतियां पूरी दुनिया के सामने खड़ी होंगी। फेल होता है तो ये सबक होगा दुनिया के उन देशों के लिए, दुनिया की उन ताकतों के लिए जो अपने आप को सर्वोपरि मानती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।